हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। पीजीटी पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो मैं सॉल्व करवा रही थी आप लोग को। 2021 का पेपर चल रहा था जिसमें 100 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इसके और भी जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं वो सब मैं लेकर के आऊंगी एक के बाद एक, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी हो जाए। इतना मान लीजिए कि लमसम आपका 20-30 मैक्सिमम 40% कभी कभी पेपर तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाता है। तो प्रीवियस ईयर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और पैटर्न भी समझ में आता है। तो आज की वीडियो में उसी के आगे हमारा 101 क्वेश्चन रहेगा। इस पेपर क्वेश्चन सॉल्व से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज की वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा 2021 का पेपर। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए इसमें शुरू करते हैं। काल श्रेणी विश्लेषण के अंतर्गत ऐसा नियमित एवं आवधिक संचलन जो एक वर्ष से अधिक का ना हो कहलाता है। अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस रेगुलर एंड पीरियोडिक मूवमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर इज कॉल्ड। प्रवृत्ति ट्रेंड, चक्रीय परिवर्तन, सर्कुलर वेरिएशन, अनियमित संचलन, इरेगुलर मूवमेंट, मौसमी परिवर्तन, सीजनल वेरिएशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टाइम सीरीज एनालिसिस होता है तो वहां पर नियमित जो रेगुलर और एक पीरियोडिक मूवमेंट होता है जो कि एक वर्ष से अधिक का नहीं होता, तो उस तरह की चीज जो होती है वो क्या कहलाती है, तो उसे सीजनल वेरिएशन कहते हैं, मौसमी परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि कई तरह के होते हैं जो प्रभावित करते हैं काल श्रेणी को। तो इसमें आपका मौसमी परिवर्तन जो होता है ये पैटर्न तब रहेगा कि जब एक श्रृंखला मौसमी कारकों जैसे कि वर्ष की तिमाही, महीने या सप्ताह के दिन से प्रभावित होती है, जिसका अर्थ है कि एक वर्ष से कम। क्योंकि मौसम आपको पता ही होगा कि कोई भी मौसम, जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे सर्दी का है, जाड़े का मौसम है, 3-4 महीने आपका रहता है, बसंत ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है। क्योंकि भारत एक बहुत ही 31 तरह का देश है जहाँ अलग अलग तरह का नेचर की प्राकृतिक तौर पर कहें, भौगोलिक तौर पर कहें, हमारे भारत एक विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। तो यहाँ के अलग अलग मौसम भी होते हैं, तो वो आपके एक वर्ष से कम की ही प्रवृत्ति रखते हैं। यहाँ पर मौसम हमेशा एक निश्चित और ज्ञात अवधि की होती है, इसलिए मौसमी समय श्रृंखला को कभी कभी आवधिक समय श्रृंखला भी कहा जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्तियों की वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है उनके ऑन रेजोल्यूशन ऑफ ए फर्म द एसेट्स ऑफ फर्म आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट द ईयर। पुस्तक मूल्य पर बुक वैल्यू, बाजार मूल्य पर मार्केट वैल्यू, वसूली योग्य मूल्य पर रियलाइजेबल वैल्यू, साझेदारों के मध्य में सहमति मूल्य पर एग्रीड वैल्यू अमंग पार्टनर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब फर्म का विघटन होता है, डिविजन होता है किसी फर्म का, वहां पर जो संपत्तियां होती हैं उस फर्म की, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो हम जब रियलाइजेशन अकाउंट में से ट्रांसफर करते हैं तो किस मूल्य पर, किस प्राइस पर, किस वैल्यू पर करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है। उसे ट्रांसफर किया जाता है बुक वैल्यू पर, पुस्तक मूल्य पर। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ जैसे कि कहा है कि जब कोई फर्म विघटन की स्थिति में होती है तो सभी संपत्ति और देनदारियों को उनके बुक वैल्यू पर वसूली खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बुक वैल्यू को फर्म की बैलेंस शीट में दर्ज की गई संपत्ति और देनदारियों के मूल्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बनता है कि कोई नया साझेदार, कोई नया पार्टनर अगर किसी फर्म में, जो साझेदारी फर्म बन रही है उसमें इंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो वहां पर भी जो संपत्तियां होती हैं उनको उनका वसूली योग्य मूल्य निकाला जाता है, रियलाइजेबल वैल्यू निकाली जाती है। तो वो किस मूल्य पर होता है, या कभी किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो वहां पर भी ट्रांसफर किया जाता है वैल्यू निकालने के लिए। तो वो किस मूल्य पर किया जाता है संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सहसंबंध गुणांक एवं निर्धारक गुणांक के बीच संबंध को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। यहाँ पर दो तरह का होता है, एक आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है यानी कि सहसंबंध गुणांक, एक निर्धारक गुणांक होता है। तो वहां पर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। तो उनके दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको आप कैसे व्यक्त करेंगे। निर्धारक गुणांक सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। निर्धारक गुणांक सहसंबंध गुणांक का वर्गमूल होता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। दोनों बराबर होते हैं, बोथ आर इक्वल, दोनों असंबंधित होते हैं, बोथ आर अनरिलेटेड। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या संबंध होता है, तो इसमें संबंध होता है कि जो निर्धारक गुणांक होता है वो सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है। जैसे कि सहसंबंध गुणांक को अगर इस तरह से हम दिखा रहे हैं तो इसका स्क्वायर कर दीजिए
जो निकल करके आ जाता है वो आपका निर्धारक गुणांक कहलाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अच्छा, न्यूमेरिकल भी बन सकता है ऐसे कि आपको जो है कोरिलेशन दे देगा और जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल के दे देगा, आपसे कहेगा कि इसका निर्धारक गुणांक निकालिए, तो जो इसका स्क्वायर कर देंगे तो वहाँ पर आपका निर्धारक गुणांक आ जाएगा। जितना ऊंचा अनुपात होता है उतना ही यह पक्ष में होता है, यह कथन लागू नहीं होता है। Higher the ratio, the more favorable it is. This statement doesn't apply with respect to, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितना ज्यादा अनुपात ऊंचा रहेगा, जितना हायर रेशियो होता है, उतना ही यह पक्ष में होता है, उतना ही फेवरेबल होता है, संस्था के लिए अच्छा होता है। ये बात किस पर लागू नहीं होती? स्कंद आवर्त अनुपात के संबंध में स्टॉक टर्नओवर रेशियो, शुद्ध लाभ अनुपात के संबंध में नेट प्रॉफिट रेशियो, सकल लाभ अनुपात के संबंध में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, परिचालन अनुपात के संबंध में ऑपरेटिंग रेशियो। किससे रिलेटेड नहीं होती? यहाँ पर स्टॉक टर्नओवर भी जितना ज्यादा रहेगा इतना ही मतलब ये है कि उतना ही ज्यादा स्टॉक का साइकिल चलता जा रहा है, मतलब जो नगद प्रवाह है वो अच्छे से हो पा रहा है संस्था में। शुद्ध लाभ अनुपात तो जाहिर सी बात है कि नेट सेल पे निकाला जाता है, 15% से 20% हो गया, 20 से 30%, तो यानी कि मतलब क्या होगा, नेट प्रॉफिट उतना ही बढ़ता जा रहा है। सकल लाभ अनुपात भी यही मीनिंग रहेगा। जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है, परिचालन अनुपात, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये बहुत ऊंचा होता है तो वहां पर ये माना जाएगा कि जो आपकी संस्था के लिए ये फेवरेबल नहीं है, अच्छा नहीं है। क्यों? परिचालन अनुपात शुद्ध बिक्री के लिए परिचालन व्यय का अनुपात होता है कि जो नेट सेल है, क्योंकि इससे जो निकाला जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन हो जाता है नेट सेल्स इंटू 100, इस साथ निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये जितना अधिक होगा इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो उतने ही ज्यादा है, और एक्सपेंसेस हमको कम रखने होते हैं अगर हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, इसलिए ये अनुपात ऊंचा नहीं बल्कि नीचा अच्छा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठित समूह की सभी क्रियाओं, लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इन एफर्ट्स टुवर्ड्स गोल सेटिंग, द गोल अचीवमेंट इज कॉल्ड नियोजन, प्लानिंग, नेतृत्व कंट्रोलिंग, प्रबंध मैनेजमेंट, नेतृत्व लीडरशिप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई संगठित, कोई ऑर्गेनाइज्ड एक ग्रुप है, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनके जो लक्ष्य गोल को सेट किया जा रहा है या फिर गोल को अचीव किया जा रहा है, उसको प्रभावित करने वाली जो पूरी प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? उसे कहा जाता है लीडरशिप, नेतृत्व कहा जाता है। क्योंकि नेतृत्व अगर अच्छा होगा तभी कोई समूह जो होता है, जैसे कि एक टीम है, किसी भी चीज की ले लीजिए आप, गेम्स में अगर हम बात करें क्रिकेट की ले लीजिए या फिर हॉकी की टीम ले लीजिए, जो कि टीम में खेले जाते हैं गेम्स, तो उसका जो कैप्टन होता है वही लीड कर रहा होता है, लीडर होता है टीम का। तो वही अगर अच्छे ढंग से पूरी तरह एक अच्छी रणनीति की स्ट्रैटेजी के साथ अगर गेम को खेलता है तो बाकी सारे प्लेयर्स उसके साथ कोऑर्डिनेट करके अपने जो लक्ष्य क्या है, जितना लक्ष्य होता है विन करना है, उसको अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ पर लीडरशिप ही क्या होता है, एक स्किल होती है कहिए या फिर एक, अब ऐसे माना जाता है कभी कहीं, अब इसके जो अलग अलग तरह की इसकी शैलियां हैं उसमें कि जो है जन्मजात भी होती है, डेवलप्ड भी हो जाती है धीरे धीरे। तो नेतृत्व जो लीडरशिप होती है वो इस सारी प्रक्रियाओं को, सारी कहें हम जो कार्य होते हैं उनको प्रभावित करती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वह लागत जो प्रति इकाई स्थिर रहती है किंतु उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती है कहलाती है। A cost that remains constant per unit but change with the volume of output is called स्थिर लागत, fixed cost, variable cost और फिर absorption cost। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई कॉस्ट है जो पर यूनिट जो है प्रति इकाई कांस्टेंट है, स्थिर रहती है, लेकिन उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ क्या होता है, परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, तो उसे वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। क्योंकि अगर कोई चीज जो है 5 रुपए पर यूनिट है, 5 रुपए पर यूनिट है तो 5 रुपए पर यूनिट ही रहेगी। आप चाहे उसमें 500 इकाइयां बनाइए या 600 बनाइए, 5 रुपए पर यूनिट ही आना है। लेकिन अगर यहाँ पर उस मात्रा में हम बात करें, उत्पादन की मात्रा में, अगर आप 500 इकाइयां बनाएंगे तो टोटल 2500 हो जाएगा। लेकिन अगर यानी कि अगर 500 इकाइयां बनाई तो टोटल आपकी कितनी आ गई, 2500 आ गई। अगर हमने 600 इकाइयां बनाई तो टोटल कितनी आ गई हमारी, टोटल हमारी आ जाएगी, अगर 600 इकाइयां हमने बनाई तो 3000 आ जाएगी। तो क्या हुआ, इसमें 500 के चेंजेस आए लेकिन रहेगी आपकी 5 यूनिट ही। अगर 2500 बटे 5 करेगा तो भी 5 आएगा। तो अगर आप यहाँ पर 3000 बटे 600 करेंगे तो भी आपका 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रति इकाई स्थिर है लेकिन जो टोटल क्वांटिटी है उसमें चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोध डेट जिन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया हो, बाद में यदि प्राप्त हो जाए तो उन्हें क्रेडिट करेंगे। द बैड डेट दैट हैव बीन written off if recovered subsequently then they are credited to debtors account, sales account, trading account, profit and loss account। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बैड डेट थे
उनको रिटर्न ऑफ कर दिया गया था और अब वो जो है बाद में रिकवर हुए जा रहे हैं, तो उन्हें आप कहाँ क्रेडिट करेंगे? उसे कहाँ क्रेडिट किया जाता है? उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लाभानी खाते में, क्योंकि उनको बैड डेट मान करके उन्हें रिटर्न ऑफ कर दिया गया था कि वो अशुद्ध ऋण है, अब कभी वसूल नहीं होंगे। लेकिन अगर वो रिकवर हुए जा रहे हैं फ्यूचर में, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि एक तरह से वो प्राप्ति हो गए। और जितनी भी प्राप्तियां रिसीवेंस होती हैं वो कहाँ दिखाई जाती हैं? वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, क्योंकि वसूल किए गए अशुद्ध ऋण लेनदार के व्यक्तिगत खाते में जमा किए जाते हैं। सरल शब्दों में जो खराब ऋण या फिर अशुद्ध ऋण की वसूली को आय के रूप में माना जाता है और लाभ और हानि खाते में क्रेडिट पक्ष में लाभ के रूप में पोस्ट किया जाता है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि इसे एक इनकम कितना देखा जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, इसलिए इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अगर किसी तरह का लॉस होता है या फिर कोई एक्सपेंस होता है जो इनडायरेक्ट है, तो वो डेबिट साइड में जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। एक आंसर है ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ मात्रा अनुपात का सूत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो? S minus C upon S into 100, profit upon MS into 100, change in profit upon change in total cost into 100, F upon BEP into 100। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है, यानी कि शॉर्ट में से पीवी रेशियो कहा जाता है, इसका कौन सा फॉर्मूला नहीं है? तो S माइनस पी, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। S माइनस पी करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, ये सही हो जाएगा। प्रॉफिट अपॉन MS इंटू 100, ये भी सही हो जाएगा। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन टोटल कॉस्ट, यहाँ पर टोटल कॉस्ट नहीं होता बल्कि क्या होता है? सेल होता है। जो सेल में चेंजेस आए हैं और जो प्रॉफिट में चेंजेस आए हैं, जब आपके दो वर्षों में दे रखी होती है तो वहां पर हम पीवी रेशियो निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यही वाला क्या हो जाएगा आपका? गलत है, ये पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला नहीं है। बाकी F अपॉन बीपी इंटू 100 भी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने से यदि कुल उत्पादन बढ़ता है तो ये कहलाता है। इफ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर इट इज कॉल्ड। उत्पत्ति समता नियम, कांस्टेंट रिटर्न, उत्पत्ति ह्रास नियम, डिमिनिशिंग रिटर्न, उत्पत्ति वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, उत्पत्ति आपूर्ति नियम, लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन। क्या यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वेरिएबल होते हैं, यानी कि इस तरह के फैक्टर्स जो वेरिएबल होते हैं, अगर उनकी क्वांटिटी को, मात्रा को बढ़ाया जाए तो उससे कुल उत्पादन बढ़ रहा है, तो उससे कुल उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है, तो वो क्या है या किस तरह के नियम माना जाता है? तो उसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। इसमें तीन तरह के नियम आते हैं। सबसे पहले वृद्धि होती है, फिर समता आ जाती है, यानी कि रुक जाता है। जब स्टार्टिंग में आप किसी परिवर्तनशील जो उनका वो होते हैं फैक्टर्स, उनकी मात्रा को बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग में उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ता है, और उसके बाद कुछ इस तरह से अगर हम बनाए इसका फिगर, ये आपको OXY अक्ष हो गया, तो स्टार्टिंग में क्या बढ़ाने पर वो उत्पादन जो है वो बढ़ रहा है, यहाँ पर आके फिर ये समता में आ जाता है, रुक जाता है, उसके बाद ये कम होने लगता है, घटना शुरू हो जाता है। तो ये आपके इस तरह से तीन बनते हैं, तीन स्टेजेस आ जाती हैं। ये वाली स्टेज जो हो जाती है, ये वाली जो हो जाती है आपकी इंक्रीजिंग वाली हो जाती है, ये वाली जो हो जाती है वहां पर आपके क्योंकि एक यहाँ पर रुक जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो ये कांस्टेंट वाली स्टेज हो जाती है, और ये स्टेज जो है वो डिमिनिशिंग वाली आ जाती है, यानी कि घटने लगता है। उसके बाद अगर आप परिवर्तन करेंगे तो भी यहाँ पर घटता हुआ उत्पादन आपको मिलेगा। तो कुछ इस तरह से बनते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहलाता है। तीन तरह की इसकी स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट हो जाएगी ये स्टेज, ये हो जाती है सेकेंड, और ये हो जाती है थर्ड। आपने कॉमेंट्स में पढ़ा होगा ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने तथा तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में व्यवस्था करने को कहा जाता है। एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परसूट ऑफ कॉमन गोल इज कॉल्ड। डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जहां पर भी क्वेश्चन में सामंजस्य वर्ड आ जाए, कोऑर्डिनेशन बनाने की बात की जाए, तो सीधे सीधे समन्वय ही आपका आंसर हो जाता है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। जहाँ पर भी कहा यह जाए कि कुछ लोग मिल करके एक जर्नल गोल के साथ, एक समान उद्देश्य के साथ मिल करके कार्य को कर रहे हैं, उनको निर्देशित किया जा रहा है उस गोल को अचीव करने के लिए, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन आ जाता है। ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियोग की राशि के पश्चात शोधन कोष विनियोग खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। आफ्टर सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व में, सिंकिंग फंड में, डिवेंचर अकाउंट में। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि जो विनियोग थे उनकी बिक्री कर दी गई है, उनको सेल कर दिया गया है। अब आपके शोधन कोष विनियोग खाता जो है उसमें जो बैलेंस बच रहा है, रिमेनिंग रह गया, उसको आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो उसे हम सिंकिंग फंड अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कि एक निर्दिष्ट अवधि के अंत में डिबेंचर को भुनाने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी क्या है, एक डूबत निधि खाता यानी कि एक सिंकिंग फंड अकाउंट बनाती है। उसके बाद इसीलिए निवेश की प्राप्ति के बाद जो इसमें निवेश खाते का शेष राशि को डूबते निधि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जो बची हुई शेष राशि होती है उसे हम इसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं भविष्य के लिए। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है। द सम ऑफ डिविएशन टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ऑफ सीरीज इज शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई सामान्य माध्य यानी कि जब आप अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं, कोई सीरीज है उससे आपने मीन निकाला है, उस मीन को से आप क्या कर रहे हैं, विचलन निकाल रहे हैं। उस विचलनों का जो योग होगा वो क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर आप ओरिजिनल मीन से विचलन निकालते हैं तो उसका जो योग होता है वो 0 होता है। जब आप एक आर्टिफिशियल मीन लेते हैं तो वहां पर ये चांसेस रहते हैं कि जो आर्टिफिशियल मीन आपने माना है, कल्पित माध्य माना है, तो वहां पर डिविएशन 0 नहीं होगा। लेकिन जो ओरिजिनल मीन है किसी भी श्रेणी का, अगर आप उससे निकालते हैं तो वहां पर आपका डिविएशन जो होता है उनका योग जो होगा वो 0 ही आएगा, क्योंकि कुछ माइनस में आते हैं, कुछ प्लस में आते हैं। क्योंकि समांतर माध्य कौन होता है, किसी श्रेणी के जो मध्य का पद होता है, बिल्कुल मिडिल का जो पद होता है वही समांतर माध्य होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये कुछ इस तरह से ले लेते हैं, अगर हम इसका मीन निकालते हैं तो मीन कैसे निकलेगा, इसको आपस में कैलकुलेट कर लीजिए, जोड़ लीजिए, कितना आ जाए, 15 आ जाएगा। अब इस 15 में आप ये जो संख्या दे रखी, कितने दे रखे, नंबर ऑफ 5 दे रखे हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, 12x इज इक्वल टू जो आपने x दे रखे हैं अपॉन में सिग्मा x हो जाएगा, अपॉन में आ जाता है n। तो सिग्मा x जो हमने इसका टोटल किया जो कि 15 आया हमारा, और n जो उनकी नंबर ऑफ कितने आपके पद दे रखे हैं 5 है, तो 5 आ जाएगा, डिवाइड करिएगा कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारा मेन कितना हो गया, 3 निकल के आ गया। अब 3 से अगर हम डिविएशन निकालते हैं, विचलन निकालते हैं, तो 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, फिर 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस 1 आएगा, उसके बाद प्लस 2 आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तो माइनस माइनस के माइनस का 3 आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या है, प्लस का 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, कुछ भी नहीं बचेगा हमारा, क्योंकि हमने ओरिजिनल मीन से निकाला था। तो एक आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चालू अनुपात 2.5 तथा कार्यशील पूंजी 90,000 हो तो चालू संपत्तियों का मूल्य होगा। If current ratio is 2.5, working capital is 90,000, then the value of current asset would be 60,000, 1,35,000, 1,50,000, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, कॉमा है, 2,25,000। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बता दिया है कि करंट रेशियो कितना है, साथ ही बता दिया वर्किंग कैपिटल कितनी है, आपको क्या निकालना है, करंट एसेट निकालना है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्यशील पूंजी होती है, वर्किंग कैपिटल होती है, उसको हम कैसे निकालते हैं। वर्किंग कैपिटल जो होती है आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर करंट एसेट जो होगी हमारी, जब हम वर्किंग कैपिटल में जो लायबिलिटीज है उसको ऐड कर देंगे। अगर आपको पता है वर्किंग कैपिटल और आपको निकालनी करंट एसेट, तो हम वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी को ऐड कर देंगे तो हमारी करंट एसेट निकल आएगी। तो आप मान लेते हैं कि जो लायबिलिटी है हमारी वो एक्स है, तो संपत्तियां कितनी हो जाएंगी, एसेट हो जाएंगे हमारी 2.5x। तो 2.5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90,000 वर्किंग कैपिटल प्लस x जो हमने लायबिलिटी को माना था। अब x इधर आ जाएगा, 2.5x माइनस x इज इक्वल टू 90,000। लेस कर दीजिए, 1.5x हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 90,000। यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, प्लस नहीं होगा, ये डिवाइड होगा। जब 90,000 में आप 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60,000 निकल जाएगा, और ये 60,000 क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएंगी। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 2.5x हमने माना था एसेट के लिए, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,50,000 की क्या हो जाएंगी, हमारी करंट एसेट आ जाएगी निकल के। यही आपको क्वेश्चन ने पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, इसको चेक भी कर सकते हैं आप, जो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा, इसमें देखिए करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी हो जाता है।
करंट एसेट 1,50,000 रख दीजिए। करंट लायबिलिटी जो हमने 60,000 निकाली थी डिवाइड करिए, आपका 2.5 ही आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आय के मापन का आधार है। द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज मिलान अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, लेखांकन अवधि अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, लागत अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनकम मेजरमेंट का बेस क्या है। तो यहाँ पर क्या बेस हो जाएगा इनकम मेजरमेंट का, मिलान अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। जो आय है, इनकम कैसे निकाली जाती है, जो भी आपने एक्सपेंस किए होते हैं, जो इनकम होती है, इनकम में से एक्सपेंस को लेस कर दिया जाता है, जो बचता है वो हमारा इनकम ही निकल करके आ जाती है। तो जो प्राप्ति है और जो हमारे व्यय हैं उनके बीच का डिफरेंस ही इनकम कहलाती है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट में आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्थिर लागत 12 लाख है। 80,000 ह्रास को सम्मिलित करते हुए प्रति इकाई विक्रय मूल्य 1200 प्रति इकाई, प्रयत्नशील लागत 900, ऋण की किस्त है 2 लाख की, नगद समुचित बिंदु क्या होगा। फिक्स कॉस्ट है 12 लाख की इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन 80,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 1200, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 900, लोन इंस्टॉलमेंट है 2 लाख की, कैश ब्रेक इवन पॉइंट विल बी। यहाँ अब आपको बताना है कि कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो इसके लिए फिर कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि इसे किस तरह से निकाला जाएगा और इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह शक्ति जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए गति प्रदान करती है कहलाती है। द फोर्स दैट ड्राइव्स द पर्सन टू टेक एक्शन इज कॉल्ड मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई फोर्स है जो कि किसी व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित कर रही है या कोई पावर दे रही है, वो क्या कहलाती है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। सबसे सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि हर व्यक्ति कर तो बहुत कुछ सकता है, जैसे आप ही लोग हैं पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन क्या है अगर आप पूरी अच्छी एक प्लानिंग के साथ पेपर की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम वैसे तो 2022 में भरा गया था फॉर्म, सभी बच्चों को थोड़ा सा ये रहा कि जो है रिलैक्स मोड में चले गए क्योंकि एग्जाम की डेट नहीं आती है तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। लेकिन अब जैसे कि हो रहा है कि एग्जाम आपका हो सकता है और फ्यूचर में इलेक्शन भी है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम जल्दी करा लिए जाएं। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करिए और सबसे पहले शुरुआत जो करिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ करिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, ये पता चले कि क्वेश्चन किस तरह का आते हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। और न्यूमेरिकल भी काफी पूछे गए, जैसे कि आपने पूरा पेपर अगर देखा हो, जिसके आपके 5-6 पार्ट में जो है पेपर ही आपका कंप्लीट कराया है मैंने, तो सारे पार्ट देखिए तो आपको रियलाइज होगा कि न्यूमेरिकल भी काफी पूछे गए हैं। तो उसके लिए अच्छी से प्रिपरेशन होना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ के आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन डी। तो उसी के लिए मैं कोशिश करती हूँ आपको ये सारे प्रीवियस ईयर लेकर आऊँ, जिससे कि आप मोटिवेट हो, अपने परफॉर्मेंस देखें और जहाँ पर भी कमी लग रही है उसको सुधार सके, इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन डी, मोटिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदार या निर्णय करते हैं कि संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तनों का लेखा पुस्तकों में तो किया जाए किंतु खातों में नहीं, तो फर्म तैयार करती है। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इफ द पार्टनर्स डिसाइड टू रिकॉर्ड चेंजेस occurred in the value of assets and liabilities in books but not in accounts, then the firm prepares प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नया पार्टनर एंटर कर रहा है, कोई नया साझेदार है, उसका प्रवेश है, वहां पर जो बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो भी एसेट है या जो लायबिलिटीज हैं, तो ये चाह रहे हैं कि जो भी परिवर्तन आए हैं उससे संपत्ति दायित्वों में उनको लेखा पुस्तकों में तो दिखाया जाए, यानी कि उनको जो बुक्स हैं उसमें तो दिखाया जाए, बट नॉट इन अकाउंट्स, लेकिन जो हमने खाते तैयार किए हैं उसमें ना दिखाया जाए। तो इसमें क्या होगा या फिर उसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, तो उसमें हमें क्या प्रिपेयर करना होता है, एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया जाता है जिसमें कि जो भी हमारे चेंजेस हुए हैं संपत्ति दायित्वों में उनको दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन डी। तो इससे क्या होता है, मेन जो बैलेंस शीट होती है साझेदारी फर्म की बैलेंस शीट जो होती है तो संपत्ति जो देनदारियां होती हैं उसके मूल को बदलना नहीं चाह रही है वो, और वो चेंजेस नहीं आते हैं उसमें, इसके लिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर लिया जाता है। तो एक आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी के प्रत्येक मान पे आधारित माप है। द मेजर्स बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज इज।
रेंज, विस्तार, स्टैंडर्ड डिविएशन, मानक विचलन, क्वार्टाइल डिविएशन, चतुर्थक विचलन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार। क्या हो जाता है, जो कह रहा है कि ईच वैल्यू ऑफ सीरीज, यानी कि जो सीरीज है उसकी हर मूल्य पर डिपेंड करेगा, तो वो हो जाता है आपका मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन। उसकी क्वार्टाइल है या फिर इंटर क्वार्टाइल या फिर रेंज होती है, तो पूरे में नहीं वो मेन होता, आपको पता ही होगा। रेंज में क्या होता है, जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, वो रेंज हो जाती है। इसी तरह चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डिविएशन होता है, Q3 और Q1 मेनली निकाला जाता है, उसी से बेस होता है। इसी तरह इंटर क्वार्टाइल रेंज भी। लेकिन जो मानक विचलन होता है, तो पहले क्या होता है, आपको पहले निकालना होता है मीन से डिविएशन निकालते हैं, उसको आप फॉर्मूले में रखते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं। और मीन जब हम निकालेंगे तो सारी जो वैल्यूज होती हैं उनको लिया जाता है, इनको इंक्लूड किया जाता है, उसके बाद हम मीन निकालते हैं। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रीय आदेश मात्रा की अवधारणा संबंधित है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कंसर्न्ड विद, जो EOQ निकाला जाता है उसकी कॉन्सेप्ट किस चीज से रिलेटेड है। सामग्री का भंडारण करने की तकनीकी से, टेक्निक ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ इन्वेंट्री, सामग्री के नियंत्रण की तकनीक से, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, उत्पाद प्रक्रिया में सामग्री के उपभोग की तकनीक से, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंजम्पशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, सामग्री के क्षय को नियंत्रित करने की तकनीक से, टेक्निक ऑफ कंट्रोल ऑफ वेस्टेज ऑफ इन्वेंट्री। तो किससे रिलेटेड है, तो आपको पता ही होगा, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। यानी कि जो ऑर्डर बनाया जा रहा है, मित्रीय आदेश मात्रा जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत अधिक मात्रा में ना ऑर्डर करा जाए और ना ही बहुत कम किया जाए। बहुत कम कर देंगे तो वहां पर हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो काफी बाधित भी हो सकता है, रुक भी सकता है। और अगर बहुत अधिक मात्रा में कर देंगे तो बहुत ज्यादा जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो उसमें फंसी रह जाएगी, तो बाकी के काम हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर बाई चांस मूल्य में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, फूल में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसका इफेक्ट पड़ेगा, या फिर अगर किसी कारणवश प्रोडक्शन रोकना पड़ गया तो वहां पर भी काफी हमारी वेस्टेज हो जाएगी। इसलिए एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी बनाई जाए जो कि मितव्ययी हो, इकोनॉमिक हो। तो यहाँ पर क्या होता है, सामग्री के नियंत्रण की तकनीक से। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसे वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इमर्सन, मायो, FW टेलर, किट डेविस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को इसका आंसर पता ही होगा। FW टेलर जो थे उनको कहा जाता है। इनका फुल नेम जो है ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर था। FW टेलर शॉर्ट में आपने पढ़ा होगा, फुल फॉर्म है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। तो उन्हें कहा जाता है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका जनक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो इमर्सन और जो मायो थे, इन्होंने कौन सा दिया था, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे सभी बच्चे कि इमर्सन और मायो के द्वारा कौन सा दिया गया था सिद्धांत। इन्होंने भी प्रबंध का सिद्धांत दिया है, तो कौन सा दिया है आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे व्यय जो कि किसी वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए किए जाते हैं जाने जाते हैं। द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट आर नोन एज सेलिंग एक्सपेंसेस, बिक्री व्यय, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वितरण व्यय, बोथ A and B, neither A nor B। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो सारे एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं जिससे कि वस्तु की या जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ सके, तो वो एक्सपेंसेस क्या कहे जाते हैं, तो उसको सेलिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। नाम से क्लियर हो रहा है। बिक्री व्यय, तो बिक्री व्यय कैसे होंगे, जो बिक्री बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अच्छी पैकेजिंग कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा सेल हो सके, कूपन दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, तो वो सब आ जाते हैं। एक आंसर है ऑप्शन। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वितरण व्यय होते हैं कि जो हमने प्रोडक्शन अपना कर लिया है, बना लिया, उसके बाद जो उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, क्योंकि एक जो प्रोडक्शन होता है उसके बाद डायरेक्ट कंपनी से, अब तो डायरेक्ट कंपनी से भी मार्केट में सप्लाई हो जाता है या उपभोक्ता के पास भी सप्लाई हो जाता है, क्योंकि अब तो ई-कॉमर्स का चलन है। नहीं तो वैसे तो एजेंट के थ्रू आता है, या फिर बीच में आपके थोक विक्रेता है, फुटकर विक्रेता है, होलसेल रिटेलर, ये सबके बीच की एक चेन होती है जिसके थ्रू होते हुए आप तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है। तो इस वजह से क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी काफी आते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रवृद्धि लागत लेखांकन के अंतर्गत प्रति इकाई लागत में वृद्धि होने के कारण है। द कॉज ऑफ इंक्रीजेज इन कॉस्ट पर यूनिट अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग इज। अब नॉर्मल वेस्टेज, असामान्य क्षय, नॉर्मल वेस्टेज, सामान्य क्षय, अब नॉर्मल गेन, असामान्य बचत, नॉर्मल गेन, सामान्य बचत। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, यानी कि जो प्रवृद्धि लागत होती है के लेखांकन में जो प्रति इकाई लागत में वृद्धि होती है उसे क्या माना जाएगा, यानी कि जो पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है वो इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो उसके कारण होता है आपका नॉर्मल वेस्टेज, सामान्य क्षय। एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता
अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर, यानी कि जो कंपनी के डिबेंचर हैं उनको रिडीम नहीं किया जा सकता। किस तरह के जो लाभ होते हैं या फिर हानियां हैं, किस चीज से रिडीम नहीं कर सकते। संचित लाभों से आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, संचित हानियों से एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अपने ऋण पत्रों को बाजार से क्रय करके, बाय परचेजिंग ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम मार्केट, ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित करके, बाय कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। लाभों से भी किया जा सकता है, बाजार से डायरेक्ट हम परचेज भी कर सकते हैं और या फिर हम उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं शेयर्स में। लेकिन अगर हानि हो रही, लॉस हो रहे, तो लॉस से कैसे रिडीम कर लीजिएगा? ऑलरेडी आपके पास पैसा नहीं है, किसी दूसरे को आप पैसा कहाँ से दे देंगे? उसके लिए आपके पास तो होना चाहिए ना। तो अगर आप लॉस में जा रहे हैं, आप कहाँ से देंगे? तो लॉसेस से आप रिडीम नहीं कर सकते, बाकी तीनों कहाँ से कर सकते हैं। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं कि देख कर ही आंसर पता चल रहा है, वहाँ पर आपको दिमाग लगाना ही नहीं है कि हानि है, हानि से क्या कुछ हो ही नहीं सकता। हानि को तो पूरा पहले आपको खुद ही करना पड़ेगा, उसके बाद उसके एक्सेस जब इनकम आएगी तब आप रिडीम कर पाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसके अलावा जो किस तरह से किया जा सकता है, एक पूर्व निर्धारित तिथि पर एक मुश्त भुगतान कर सकते हैं, वार्षिक किस्त में भुगतान, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना सकते हैं, कॉल एंड पुट ऑप्शन, शेयरों में रूपांतरण करके या फिर खुले बाजार से खरीद करके। तो ये सारे मेथड हो जाते हैं ऋण पत्रों को रिडीम करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण प्रतिवेदन एवं सूचना प्रतिवेदन अभिन्न अंग है। अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ। वित्तीय प्रतिवेदनों का, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का, परिचालन प्रतिवेदनों का, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स का, वित्तीय प्रतिवेदनों एवं परिचालन प्रतिवेदन दोनों का, बोथ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स। अंशधारियों को दिए जाने वाली प्रतिवेदनों का रिपोर्ट्स टू बी गिवन टू शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली में जो नियंत्रण प्रतिवेदन एवं सूचना प्रतिवेदन है वो किसका एक अंग होते हैं, किसका एक पार्ट माने जाते हैं? तो उसे ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स का ही एक पार्ट माना जाता है। ये भी काफी कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों में। तो ये आपके ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स का ही एक हिस्सा होते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आपके 2021 का कॉमर्स का पेपर जो है पीजीटी का वो कंप्लीट हो रहा है। तो आई होप आपने सारे इसके पार्ट्स देखे होंगे। इससे पहले भी जो मैंने आपके इस वीडियो में आपके 25 क्वेश्चंस थे, इससे पहले भी वीडियोस आई थी, इसमें आपके 1 to 100 तक क्वेश्चंस रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस तो देख लीजिए, एक अलग प्लेलिस्ट बनी है। इसके बाद हम इसका जो जून 2016 में एग्जाम हुआ था उस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।